बस एक बंदा उठता है, चला जाता है, मार खाता है, जलील होता है, फिर 5-6 दिनों के बाद आ जाता है घर कि जी घर पहुंच गए। उसके बाद फिर कोई बात नहीं वो करता, ना उसका खानदान। सबको पता है कौन करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। तो ये सिलसिला जारी रहेगा। बस अब तो मजीद, अब तो वो जो लोग ये कर रहे हैं, अब तो जज साहबान उनके साथ बैठते हैं जाके ओपनली, पब्लिकली। एक मनसब के लिए, एक ऐसे मनसब पे बैठे शख्स के लिए इस तरह से ऐसे लोगों के साथ उनके कन्वेंशन में जाके बैठना, ये एक इंतहाई मायूब नहीं बल्कि बहुत गलत समझा गया है। इनका वहाँ पे जाना जुडिशल कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है और मेरी अकल के मुताबिक ये मिसकंडक्ट की डेफिनेशन में। जी ओनरशिप तो लें, लेकिन मेरा ख्याल है जल्दबाजी, बहुत उजलत ना दिखाएं कि ये तासुर कायम हो कि सुप्रीम कोर्ट की कोई सियासी वो है, लीनिंग्स हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। और मेरे साथ हमारी को एंकर अलीना इलियास हैं स्टूडियोज़ में, जबकि मुझे लाहौर से ज्वाइन किया है अदनान आदिल साहब ने और इश्तियाक अहमद साहब ने, जो लाहौर हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं। और आज भी जो जिन मामलात पर हम बात करेंगे उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान की सियासत से तो है ही है, लेकिन वो बड़े कानूनी उसके साथ अटैचमेंट है चीज़ों की। सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान का आइन, इलेक्शन और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो आगाज़ है वो हम कल से एक स्टोरी जो है वो सरफेस है, उस पर बात हो रही है, और वो है जनाब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जो सीनियर जज हैं चीफ जस्टिस साहब के बाद। उनकी शिरकत कल एक कन्वेंशन में जो दस्तूर कन्वेंशन के नाम से था, और इसका बुनियादी मकसद बज़ाहिर जो गोल्डन जुबली है आइन की वो मनाना था उसकी, लेकिन बकौल बाबर अवान के तो उन्होंने तो उसको आइन की बरसी बना दिया। लेकिन बहुत कुछ ऐसा हुआ जो बड़ा हैरत अंगेज़ था। काजी फ़ायज़ ईसा साहब की आज मुलाकात हुई है रिपोर्टेडली चीफ जस्टिस साहब से, और बताया गया है कि बड़े खुशगवार माहौल में हुई। और उसके बाद एक वजाहत जारी की है जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लेटर हेड पर है, और ये काजी फ़ायज़ ईसा साहब का नाम इसके एंड पे दर्ज है और ये उनकी तरफ से आई है। मैं आगाज़ में सिर्फ जो 4-5 पॉइंट उन्होंने रेज़ किए हैं, इसमें वजाहत दी है उन्होंने। पहली तो उन्होंने ये वजाहत दी है कि मुझे ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि यहाँ पर कोई सियासी तकरीर नहीं होगी। अगर ये बिल्कुल काजी साहब फरमा रहे हैं दुरुस्त होगा तो यकीन दहानी जो है ये करवाई होगी राजा परवेज़ अशरफ साहब ने, स्पीकर ने, जो इस कन्वेंशन की सदारत कर रहे थे, जो गालबन मेज़बानों में भी थे, और ये कहा भी है स्पीकर के अमले और मेरे अमले इससे यकीन दहानी कराई गई। तो फिर जो वादा किया गया उससे स्पीकर साहब ने इनहराफ कर लिया, तो 62(1)(f) लागू हो गई। कोई आदमी जो किसी के साथ वादा करके मुकर जाए, जो यकीन दहानी कराए उसको पूरा ना करे, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज से जिसने चीफ जस्टिस बनना है, तो राजा परवेज़ अशरफ साहब फिर 62(1)(f) के अंडर तो आते हैं। उनकी नाअहलियत तो बनती है कि वो स्पीकर हैं और वजाहत दे रहे हैं और वो वादा कर रहे हैं कि जी कोई सियासी बात नहीं होगी, और वहाँ पर सारी सियासी बातें हुई कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने ये कहा। तो इसका ये मतलब है कि ये जो वजाहत है, अगर इसको हम कोई ऐसा मुआशरा जिसमें कानून और आइन की हुक्मरानी है, तो फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब कौमी असम्बली का मेंबर रहने के, स्पीकर रहने के हकदार नहीं है। उन्होंने झूठ बोला एक जज साहब से, और झूठ बोल के बैला फुसला के चक्कर दे के उन्हें अपने कन्वेंशन में बुला लिया। दूसरा, काजी साहब ने जो वजाहत दी है, उन्होंने कहा कि ये वहाँ पर मेरा तकरीर का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब सियासी बयान दिए गए वहाँ पर, तो फिर मैंने उसकी खड़े होकर वजाहत देना मुनासिब समझी और वजाहत दी। तो मेरा एक सवाल है
कि वो जो गुफ्तगू थी जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, जजेस के कंडक्ट के बारे में बात करते हैं, वो सियासी कहाँ से हो गई? आईने पाकिस्तान तो इस बात की इजाज़त नहीं देता। आप सियासी बातों पर बात कर सकते हैं, आप किसी जज के फैसले पर बात कर सकते हैं, लेकिन जो जजेस के बारे में जो गुफ्तगू की गई वहाँ पर मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। अगर आप उसको सियासी बयान समझते हैं जो जजेस पर इल्ज़ाम तराशी है, तो आईने पाकिस्तान तो इस बात की इजाज़त नहीं देता। इल्ज़ाम तराशी और जजेस का कंडक्ट ये कोई सियासी गुफ्तगू जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ये नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि एतराज़ किया गया है कि मैं कहाँ बैठा था। मुझे बताइए, आप बैठे थे जिनके साथ इसहाक डार साहब, जनाब शहबाज शरीफ साहब, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब। अरबों रुपए की करप्शन की कहानियाँ इनके ऊपर हैं, अरबों रुपए की, और ये कानून साजी कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। और इनके नाम जो हैं वो अब मुल्ज़मों की लिस्ट में है, मुल्ज़मान है ये। और आप सबसे बड़ी अदालत के सीनियर 3 जज हैं चीफ जस्टिस के बाद, और अगले 4 महीने के बाद आपने चीफ जस्टिस बनना है, तो आप उनके साथ बैठे हैं। तो जो इतराज़ है, क्या वो इतराज़ गलत है? क्या जज जो है, काजी जो है, वो मुल्ज़मों के साथ बैठता है? कहीं पर दुनिया में बैठता है मुल्ज़मों के साथ? नहीं बैठता। जनाब काजी फायज़ ईसा साहब, इतराज़ है क्योंकि आप मुल्ज़मों के साथ बैठे हैं। ये लोग इतराज़ कर रहे हैं और उनके इतराज़ में एक जान भी है। आप ये कहते हैं कि मुंतखब नुमाइंदे, चौथी वजाहत आपने दी है, मुकम्मल एहतराम के मुस्तहिक हैं। किसको इस पर इतराज़ है? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मुंतखब नुमाइंदे एहतराम के मुस्तहिक हैं, लेकिन क्या वो भी जिन्होंने करप्शन से हाथ रंगे हुए हैं, जो कन्विक्ट हैं? शहबाज शरीफ एक 50 रुपए का फॉर्म दिया इन्होंने अपने भाई को बाहर ले जाने के लिए, हल्फनामा अदालत में दिया, और वो भगोड़ा सुप्रीम कोर्ट का सजा याफ्ता यहां से भाग गया। और आप के साथ जो तीसरी कुर्सी पे बैठा हुआ बंदा, उसने गलत बयानी की अदालत से, साल बीत गए कई, जिसने वादा किया था, अपना एफिडेविट दिया था कि मैं लेके आऊंगा, वो मुंतखब नुमाइंदा है। आप उसे मुंतखब नुमाइंदा होगा, मुंतखब नुमाइंदा, लेकिन जो उसका कंडक्ट है वो आइन और कानून के मुनाफी है। तो क्या यह जेब देता है सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज को कि वो जाके उन लोगों के साथ बैठे जो 50 रुपए का एफिडेविट देते हैं अदालत को और फिर भाग जाते हैं उससे? और फिर आप ये कहें कि वो एहतराम के मुस्तहिक हैं। आपने एक और बात कही, ये बड़ी अहम बात है कि पाकिस्तान इसलिए टूट गया कि जो नुमाइंदे चुने जाते हैं बराह रास्त, उनका बनाया हुआ आइन नहीं था, इसलिए पाकिस्तान टूट गया। ये वजह भी हो सकती है हो, लेकिन काजी फायज़ ईसा साहब, एक सबसे बड़ी वजह यह थी कि जो सबसे बड़ी पार्टी थी, जो अक्सरियती पार्टी थी, उसको इक़्तिदार नहीं दिया गया था। अवामी लीग ने इक़्तिदार, उसका हक था, उसने इलेक्शन जीता था, लेकिन उसको इक़्तिदार नहीं दिया गया था। और वोट का जो एहतराम था, उस एहतराम को पामाल किया गया। जो लोगों का जो हक़ राय दहिंदगी था, जो लोगों ने अपनी राय दी, जिसको चूज़ किया, उसको इक़्तिदार नहीं जब मिला तो पाकिस्तान टूट गया। और ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ, सबसे अहम, आज भी यही हो रहा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के दिल जिस जमात के साथ धड़कते हैं, इमरान खान और पीटीआई, उनको दीवार से लगाने की बात की जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि इलेक्शन होने चाहिए पंजाब में और केपीके में, क्योंकि ये आइन कहता है आप लोगों को उनके इस हक से महरूम नहीं कर सकते। और ये जिन लोगों के कन्वेंशन में आप गए, ये वो लोग हैं जो 90 दिन में इलेक्शन करवाने को आइन नहीं समझते। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनको तस्लीम नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की और सुप्रीम कोर्ट की हर्जा सराई करते हैं। इतराज़ इस बात पर है, आपकी ज़ात पर कोई इतराज़ नहीं है। काजी फायज़ साहब एक बहुत बेहतरीन जज हैं, और मैं आज भी, मुझे याद है इनका जो फैसला
जो तिलोर के इशू पर इन्होंने फैसला दिया था, एक यादगार इनका एक फैसला था। लेकिन कल जिस तरीके से लोगों को मायूस किया, वो जो एक इमेज था वो जो तार तार हुआ, और ये आज की जो वजाहत है जिसमें आप उन्हें मुंतखब नुमाइंदे कह रहे हैं, इसने मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा दिल मज़ीद दुखाया, क्योंकि मैं भी आपका वो जो एक साबित कदम रहना था तिलोर के फैसले पर, और जिस तरह आपने धज्जियाँ उड़ाई उन कुव्वतों की जो पाकिस्तान के लिए इज़्ज़त का बायस नहीं है, वो तब भी काबिल तारीफ़ था और वो आज भी काबिल तारीफ़ है। इश्तियाक साहब, माफ़ी चाहता हूँ आपको, मैंने ज़रा इंतज़ार, आप बड़े आदमी हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर हैं, आज इस पर भी भले आप करना चाहें कमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट को आके इलेक्शन कमीशन ने ये बता दिया है कि भाई साहब, हमें ना वफाकी हुकूमत आपके कहने पे पैसे दे रही है, ना पंजाब हुकूमत ने हमें दिया है कोई सिक्योरिटी प्लान, तो साढ़े वालों तो जवाब है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या जो आज आज़ाद कश्मीर में कोर्ट ने अपना मसल दिखाया, गलत या सही वो एक अलग बात है, और उन्होंने जो लोग उनके बारे में बात कर रहे थे उनको फारिग किया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी ऐसा करने की ज़रूरत है? ये करेगी सुप्रीम कोर्ट ऐसा? सबसे पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूं जिसके ऊपर आपने 4 पॉइंट्स रेज किए, और काजी साहब के हवाले से जो आपका दिल दुखा है। आज लीगल फ्रेटर्निटी में भी कल से एक शदीद इज़्तिराब पाया जाता है, जिसके अंदर एक मुनसफ के लिए, एक ऐसे मनसब पे बैठे शख्स के लिए इस तरह से ऐसे लोगों के साथ उनके कन्वेंशन में जाके बैठना, ये एक इंतहाई मायूब नहीं बल्कि बहुत गलत समझा गया है। इसके ऊपर बार एसोसिएशंस ने और बार काउंसिल्स ने काफ़ी ज़्यादा रद्द अमल, ऑल्दो दैट इज़ अप टू द सोशल मीडिया अभी तक मौजूद है, लेकिन चंद शिकायत जो हैं मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी हैं, जिसके अंदर कुछ लोगों ने एसजेसी को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी ये शिकायत भेजी है कि उनका वहां जाना उनके जुडिशल कोड ऑफ कंडक्ट के मुनाफी है। आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सर अब्दुल रशीद साहब, जो कि पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्हें सर लियाकत अली खान साहब ने बुलाया तो उन्होंने ये कह के माजरत कर ली कि हमारे पास हुकूमत एक सबसे बड़ी लिटिगेंट है, और इससे ये इम्प्रेशन जाता है, अगर मैं आपको मिलने आऊं तो ये इम्प्रेशन जाता है कि शायद अदालत हुकूमत के हक में फैसले करने को तैयार है। ये एक परसेप्शन जो था ना, उस परसेप्शन को डेवलप होने के लिए वो उस वक़्त के पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मिलने से इनकार किया था, और आज जिनके बारे में आपने अपने ओपनिंग लफ्ज़ों में बहुत कुछ कह दिया और हकीकत पे मबनी बात आपने कही कि ऐसे लोगों के कन्वेंशन में मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस का जाना इस परसेप्शन को हवा देता है कि शायद वो इन चंद लोगों के लिए, उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए, ये 22 करोड़ अवाम जो हैं, इसमें से जो लिटिगेंट्स हैं, उनके अंदर ये परसेप्शन डेवलप हो गया है कि अब शायद हमें हुकूमत के ख़िलाफ़ इंसाफ मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उन महफिलों में ये साहब, हमारे आने वाले चीफ जस्टिस साहब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं, और उनकी बात पे, उनकी तमाम बातें जो उनके उस हाउस में की गई, उनको सुन के उसके ऊपर फौरी कोई रद्द अमल नहीं दिया, बल्कि अपनी टर्न का इंतज़ार किया और अपनी टर्न पे आके वो बातें कही जो प्लाजिबल नहीं लगती। मुझे तो कम से कम ये प्लाजिबल नहीं लगती हैं। मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब से कंसल्ट किए बगैर अगर काजी साहब गए हैं वहाँ पे, अगर तमाम जजेस को दावत थी तो वो बाकी जजेस क्यों नहीं गए?
हम बार का कोई कन्वेंशन करें, हम बार का कोई इवेंट करें, तो हम किसी एक जज साहब को या जज साहबा को, अभी हमने विमेन डे मनाया तो जस्टिस आलिया नीलम साहबा को हमने रिक्वेस्ट भिजवाई कि ये विमेन डे पे आप तशरीफ लाएं, तो उन्होंने कहा कि ये परमिशन चीफ जस्टिस साहब को आप लिख के भिजवाएं, अगर वो देंगे तो फिर मैं शायद आ जाऊं, अदरवाइज मैं नहीं आऊंगी। इसी तरह से होता है कि जब हम जजेस को किसी भी इवेंट के ऊपर, एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल का पिछले दिनों हमारे यहाँ कन्वेंशन हुआ, तो जिस जज साहब को हम दावत दे रहे थे तो उन्होंने कहा ये रिक्वेस्ट आप चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, ठीक हो गया, बिल्कुल आपकी बात, ताकि वो एक डिसिप्लिन में हो, सब कुछ हो। अदनान आदिल साहब, सुप्रीम कोर्ट के, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैं क्योंकि अदनान आदिल साहब को भी मैं शामिल करना चाहता हूँ, इजाजत देंगे जरा अगर आप। सभी साहब एक मैं कंप्लीट कर लूं, जी एक सेकंड सर, जी मैं कंप्लीट कर लूं। जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के जो पिछला रेफरेंस था, उस रेफरेंस के अंदर जुडिशियल कोड ऑफ कंडक्ट का एक एक लफ्ज बड़ी एहतियात से वहां पे पढ़ा गया और 10 मेंबर बेंच ने उस पूरे जुडिशियल कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर अपनी वर्डिक्ट दी है, और उस वर्डिक्ट के मुताबिक भी इनका वहां पे जाना जुडिशियल कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है, और मेरी अकल के मुताबिक ये मिसकंडक्ट की डेफिनेशन में, बिल्कुल ठीक है, ये बात आप सही फरमा रहे हैं। अदनान आदिल साहब, ये एक तो कल का जो सारा मामला एक बड़ा तकलीफ दे और अफसोस था ये सब कुछ देख के, लेकिन जो अभी अमली तौर पर हो रहा है क्रैक डाउन, एक तो ये हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की बातों को नहीं मान रही, आज बता दिया इलेक्शन कमीशन ने, अब देखना है सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। और दूसरा मैं चाहता हूँ ज़रा पर्टिकुलरली आप इस पे बयान फरमाइए कि ये जो मीडिया के साथ हो रहा है, लोगों को, जर्नलिस्टों को उठाया जाता था, अब हमारे जो मार्केटिंग हेड हैं उनको उठा लिया गया और उनके साथ 4 बंदे, चौकीदार, खानसामा, एक बूढ़ा चौकीदार, 4 और ख़ानदानों पे कहर टूट पड़ा है। सबको हमें पता है कौन उठाने वाले हैं, कहाँ ले जाते हैं, क्या करते हैं, फिर वो कुछ लोग वापस भी आ जाते हैं, जैसे अज़हर मशवानी वापस आ गया। मुझे ये बताइए कि कभी कोई बोलेगा या ये बस एक बंदा उठता है, चला जाता है, मार खाता है, जलील होता है, फिर 5-6 दिनों के बाद आ जाता है घर कि जी घर पहुंच गए, उसके बाद फिर कोई बात नहीं वो करता, ना उसका ख़ानदान, सबको पता है कौन करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। तो ये सिलसिला जारी रहेगा बस। अब तो मजीद, अब तो वो जो लोग ये कर रहे हैं, अब तो जज साहबान उनके साथ बैठते हैं जाके ओपनली, पब्लिकली। हाँ, बड़े अफसोस की बात है। आप देखिए कि जो जजों में तकसीम है, उनकी राय में जो तकसीम है वो इतनी वाज़ेह और खुलकर उन्होंने उसका इजहार किया कि हुकूमत के मौक़िफ़ को उससे तक़वियत मिली। एक इब्हाम पैदा हो गया कि ये 3-4 का फ़ैसला था इलेक्शन मुलतवी होने के मामले पर, इलेक्शन की तारीख़ पे या खुद नोटिस पे, या 2-3 का फ़ैसला था। अगर वो जज अलग अलग अपने नोट जारी ना करते तो ये हुकूमत के मौक़िफ़ को तक़वियत ना मिलती और हुकूमत उससे स्ट्रेंथ ड्रॉ ना करती। इसलिए हुकूमत को ये ज़रूरत हुई कि वो इस मामले के ऊपर उन्होंने असम्बली में रेजोल्यूशन पास कर दी। फिर इलेक्शन कमीशन को अब उन्होंने फ़ंड्स भी नहीं दिए, वो कह रहे हैं हमें सिक्योरिटी भी नहीं दे रहे हैं, हमें जितनी सिक्योरिटी चाहिए उसका जो उन्होंने ज़िक्र किया है कि वो उसका 1/4 भी नहीं है। तो इस तरह ये जजों का, जो सुप्रीम कोर्ट के जजों का आपसी इख्तलाफ और खलफशार है, इसने बहुत ख़राबी मचाई है। इसकी वजह से सिविल सोसाइटी भी जो है दबाव में है। आप देखिए कि हमारे लोग जो उठाए जाते हैं, गो कि किसी हद तक अदालतों से रिलीफ तो मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से आइनी बुनियादी इंसानी हकूक़ की पासदारी होनी चाहिए और जो एक्टिविज़म हम माजी में देखते रहे हैं वो तो नहीं हो रहा है। तो ये एक, अभी आप ये देखिए कि आपके जो एक मार्केटिंग के अफसर को उठाया गया है, मकसद तो एक खौफ व हरास की फ़ज़ा पैदा करना है, दूसरों को ये मैसेज देना है कि ख़ास सियासी जमात जिसको इक़्तिदार से महरूम किया गया है उसकी आप हिमायत ना करें, उसको कवरेज ना दें। ऐसे चैनल को जो उनको कवरेज देते हैं एडवर्टीज़मेंट ना दें, उनके माली जो मामलात हैं उनको इतना ख़राब कर दिया जाए कि वो बेबस हो जाएं। इस तरह इनका ख्याल है। इन्होंने ये अज्यूम किया था, इनका मफरूज़ा था
कि जब इमरान खान को हुकूमत से निकालेंगे तो वो मुल्क छोड़कर चले जाएंगे। वो गलत साबित हुआ, वो रिजिलियंट साबित हुए, उन्होंने मुज़ाहमत की और इनका ये भी ख्याल था कि वो अनपॉपुलर हैं तो अवाम जो है उनके साथ खड़े नहीं होंगे। ये दूसरा मफरूज़ा भी गलत साबित हुआ, अवाम बड़ी तादाद में बाहर निकल आए। अच्छा, और बहुत बेमिसाल एक मुज़ाहमत। अदनान, आप बहुत बात कर रहे हैं, मैं माफ़ी चाहता हूं, मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन यहीं से हम शुरू करेंगे। जो इमरान खान साहब की जो रेजिलियंस के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, यहीं से हम आगाज़ करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले अदनान आदिल साहब इमरान खान साहब की रेजिलियंस के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। जी अदनान साहब। जी समी साहब, इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया दोनों फरीक़ों ने। इमरान खान ने ये समझा कि ये जो असम्बलियाँ तोड़ देंगे तो ये आइन के हदूद में रहते हुए इलेक्शन तो इन्हें कराने पड़ेंगे, लेकिन इन्हें वो ये अंदाज़ा शायद नहीं लगा सके कि ये तो किसी हद तक भी जाने को तैयार हैं, आइन की हदूद से भी बाहर जाने को तैयार हैं और उसका फ़ायदा ये जजों की जो राय थी मुख्तलिफ, उसका फ़ायदा उठा लिया इन्होंने। और वो अब आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की भी अदूली कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अभी भी वो 3-4 का फ़ैसला था। इसी तरह इन लोगों ने इमरान खान को अंडर एस्टिमेट किया कि ये इनकी लहर टूट जाएगी 1 साल में। वो नहीं टूट सकी, बल्कि उनकी मकबूलियत, जितने भी सर्वेज़ आ रहे हैं 60 से 70% उनकी मकबूलियत ज़ाहिर कर रहे हैं। हत्ता कि सेंट्रल पंजाब जो कि नून लीग का गढ़ था, वहाँ भी इमरान खान जो हैं गालिब नज़र आ रहे हैं। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो एजुकेटेड तालीम याफ्ता मिडिल क्लास है वो बाहर निकली है। जिस तरह वो मीनार पाकिस्तान कंटेनर्स के बावजूद पहुंच गए, रुकावटों के बावजूद जलसे में, जिस तरह इस्लामाबाद में उनकी पेशी के मौके पर एकदम लोगों का हज़ारों की तादाद में बेपनाह हजूम जमा हो गया, इससे ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान जो है वो एक नई फ़ेज़ में दाखिल हो गया है और यहाँ पर जो अवाम है उसका वो अपने आप को असर्ट कर रही है। ख़ास तौर से जो मुतवस्सत तबका है जो पहले घरों से नहीं निकलता था, वो ख़ुद को असर्ट कर रहा है। बहरहाल अब भी ये समझते हैं कि ये उन्हें मैनेज कर सकते हैं। अगर इन्हें और वक्त मिल जाए तो ये शायद अदालतों से ऐसे फ़ैसले आ जाएंगे कुछ महीनों के बाद, जिससे नून लीग समझती है कि उनकी लीडरशिप को फ़ायदा होगा। और इमरान खान जिस तरह मीडिया को ये कंट्रोल कर रहे हैं, आपने ख़ुद मीडिया के बारे में बात की थी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे गैर एलानिया पाबंदी है इमरान खान के ख़िताब को नशर करने पर, और जो अगर बिलवास्ता तौर पर ट्रांसमिशन के ज़रिए भी बात करें तो उनके ऊपर भी सख्ती की जाती है। इसी तरह सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है। इनका ख्याल है कि सोशल मीडिया को कंटेन करके और क्रैकडाउन करके इमरान खान की मकबूलियत को ये कम कर सकते हैं, इसलिए ये चाहते हैं कि कुछ अरसा इनको और मिल जाए। और उसके लिए ये अब एक तरह से पाकिस्तान एक नीम आइनी और नीम जमहूरी दौर में रह रहा है। मैं ये तो नहीं कहता कि आइन मुकम्मल तौर पे नाफिजुल अमल नहीं है, लेकिन उसके बाज़ हिस्से जो हैं उनके ऊपर अब अमल नहीं हो रहा। जनाब इश्तियाक साहब। समी साहब। जी अलीना, आप कुछ पूछना चाहिए? जी समी साहब, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये जो वजाहत पेश की गई है जनाब जस्टिस काजी फायज़ी की तरफ से, उन्होंने कहा कि जो भी वहाँ पे डिस्कशन होनी थी वो मुझे बताया गया था और मेरे अमले ने पूरा उसको चेक किया है। जब वहाँ पे मेरा एक सवाल है इश्तियाक साहब आपसे, मुझे ये बताएं कि अगर वहाँ पे पॉलिटिकल डिस्कशन शुरू हो गई थी तो क्या ये बेहतर ना होता कि जनाब जस्टिस काजी फायज़ी साहब वहाँ से वॉकआउट कर जाते, वहाँ से चले जाते? और दूसरी चीज़ ये कल जो इन्होंने मनाया गोल्डन जुबली मनाई है इन्होंने आइन की, एक तरफ गोल्डन जुबली मनाई जाती है आइन की और दूसरी तरफ जो आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, उसकी तो कोई इज्जत करते हैं नहीं। देखें, आपने तो अगली बात कही, वो चले गए, वो जाना उनका गलत था। अगर वो चले गए थे तो जब सियासी डिस्कशन शुरू हुआ तो उन्हें वहाँ से उठ के आ जाना चाहिए था, बिकॉज जो उनके साथ अंडरटेकिंग या उनके साथ जो ऐदो पिमा किए हुए थे वो उन्होंने ख़त्म कर दिए। बेसिकली ये ऐसा कुछ नहीं है, ये इन्हें खुद से ही वहाँ से ना जाना चाहिए था और जाके इन्होंने खुद वो मेरे ख्याल में जुडिशल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन की, जैसे मैंने पहले अर्ज कर दिया। और दूसरा, वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे, अभी शुरू में ये बात हुई, तो वो लोग तो खुद मुल्ज़मान भी हैं, उनमें से सर्टनली कन्विक्ट भी हुए हैं और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने अंडरटेकिंग को वायलेट कर चुके हैं जो इन्होंने यहाँ पे हमारे डीबी के सामने दी थी। उस वक्त मैं ही एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान था, तो इन्हें यही था कि वो फौरी तौर पे वापस बुलवा लेंगे, लेकिन वो अंडरटेकिंग भी वायलेट कर दी। कानूनी और अखलाकी जवाज़ भी नहीं था वापस उनके आने का, बल्कि उनकी नाअहली के लिए शायद यही एक 50 रुपये का जो स्टैम्प पेपर है वो सफिशेंट होना चाहिए।
लेकिन अभी तक उस पर कोई तहरुक नहीं हुआ। जब वो कोर्ट के सामने चीज़ें आएंगी तो फिर उसको उन्होंने देखना है कि क्या वो कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में आते हैं या नहीं आते। अच्छा इश्तियाक साहब, अब इश्तियाक साहब थोड़ा आगे मूव करते हैं। आज जवाब आ गया, पैसे नहीं हैं भाई जी, इलेक्शन नहीं होना जी। अब मुझे बताइए, आज कुछ वकला वहाँ पर थे, आज़म स्वाति साहब भी थे, शुएब शहीन साहब भी थे, लेकिन ये बात जो एक बड़ी तादाद में वकीलों का सड़कों पर निकलना, क्योंकि अगर बड़ी तादाद में नहीं निकलेंगे तो ये तो कल जो जरदारी साहब का तकब्बर हमने देखा, जिस तरीके से वो कह रहे थे कि मैंने जेल में बैठ के बेंच बनवाई, उन्होंने तो कल कमाल ही कर दिया। तो ये मुझे ये बताइए कि ये कैसे अमल दरामद होगा? जो बंदा जेल में बैठ के बेंच बनवाता है और मजाक उड़ाता है जजेस के, और कल तो वो बिल्कुल एक मतलब डॉन नहीं होता, डॉन जो सारे डॉन्स का बड़ा बिग डॉन, वो तो कल ये बने हुए थे। तो अब क्या करेंगे आप, कैसे फैसले पर अमल दरामद कराएंगे? इन्हीं के बारे में गॉडफादर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ हमारे जुडिशल हिस्ट्री के अंदर, इन्हीं के लिए सिसिलियन माफिया भी वर्ड यूज़ हुआ। वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं और वो अपनी तकरीरों में भी अब इसको फ़ख्र से कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि हम ये सब कुछ करते हैं। ये इस पे अमल दरामद यही होना है कि सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इन्होंने अब इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब जमा करा दिया है, कल सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उसके ऊपर कॉग्निजेंस लेते हुए इन लोगों को शोकाज जारी करें। शोकाज जारी हो जाएगा तो फिर ये कहेंगे कि जी हम पैसे भी देने को तैयार हैं। शोकाज नोटिस जारी करके इनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। देखें उसमें वजारत ख़जाना जो है, सेक्रेटरी फाइनेंस और इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है और सेक्रेटरी डिफेंस जो हैं, ये सारे उसके ज़िम्मेदार हैं। और ये जैसे आज़ाद कश्मीर के आज हाई कोर्ट के जजेस ने फुल कोर्ट के अंदर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को कंटेम्प्ट के अंदर, ऑल्दो उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी टेंडर की हुई थी, इसके बावजूद उन्होंने उसको नाहल किया। तो यहाँ पे तो क्लियर कट वॉयलेशन है और पार्लियामेंट के अंदर बैठ के करारदादें पास की गई हैं और करारदादों की रोशनी के अंदर आज वो पैसे भी नहीं दे रहे। तो ये तो सारे के सारे अकाउंटेबल हैं और इन सब के ऊपर कंटेम्प्ट लगती है और कंटेम्प्ट लगेगी, इनकी नाअहली होगी तो फिर आइन पे अमल दरामद भी हो जाएगा और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है इन इट्स लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। अच्छा, ये और अब फिर मैं अभी मेरे पास ये मैं देख रहा हूँ, ये इनका एक चौधरी फवाद हुसैन ने भी इसको रीट्वीट किया है। राजा मोहसिन एजाज साहब जो हैं, ये इन्होंने किया है ट्वीट एक कि मुल्क के चोटी के 50 माहिरीन जो हैं कानून ज्यूरिस्ट, उनकी अहम तरीन गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस जो है उसको बुला लिया गया है और सरदार लतीफ़ खान खोसा इसकी क़यादत करेंगे। इसमें चौधरी एतजाज़ एहसन और ख्वाजा तारक रहीम भी इसकी मेज़बानी करेंगे और ये 15 तारीख को फ्लैटिज़ होटल में ये होगा। और सैंक्टिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशल इंडिपेंडेंस इन पाकिस्तान। तो एक मूव तो शुरू हुई है, आप लोगों का किरदार बड़ा अहम है, सीनियर्स की भी आपको चाहिए होगा साथ। तो ये हम ये कह सकते हैं कि अब उस तरफ हम चल निकले हैं जहाँ पर ये जो लोग पाकिस्तान के आइन को इन्होंने जिस तरीके से रोक दिया है अमल दरामद पर, तो अब वकील निकलने की तैयारियां कर रहे हैं। जी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तमाम नौजवान तबका भी और तमाम सीनियर्स भी इस बात पे मुत्तफिक हैं कि बार एसोसिएशन ये काला कोट आइन और कानून की पासदारी के लिए हमेशा से पहले भी हर कुर्बानी देता रहा है और अब भी देगा। वो ठीक हो गया। अच्छा, एक इश्तियाक साहब, मैं आप कंप्लीट कर लीजिएगा वक्फा और फिर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक जी। आप बात कंप्लीट करें इश्तियाक साहब, सॉरी अदनान साहब। हाँ इश्तियाक साहब आप ही कर रहे थे, सॉरी जी जी सॉरी इश्तियाक साहब। सीनियर बुकला साहबान का इकट्ठे जी प्लीज, बातें अच्छी हैं इश्तियाक साहब की। सीनियर बुकला साहबान और नौजवान बुकला जो हैं
वो सब मिलके एक लाहे अमल आइन और कानून की अमलदारी पे वो बनाने जा रहे हैं। और इसके ऊपर वो वक्त दूर नहीं है कि सारी ये काला कोड जो है ये आइन की अमलदारी के लिए सड़कों पे होगा, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट को इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस आइन को पामाल किया है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को फ्रस्ट्रेट किया है, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहले अब शोकाज नोटिस जारी करे, और अगर फिर इस पे अमल दरामद नहीं होता उनके फैसले पे, तो फिर काला कोड जो है उनकी इज्जत और तकरीम के लिए बाहर होगा और सड़कों पे होगा, और हम आइन की अमलदारी जो है वो यकीनी बनाएंगे। जी अदनान आदिल साहब, ये तो कह रहे हैं शोकाज नोटिस दे पहले सुप्रीम कोर्ट, ओनरशिप ले अपने फैसले की, फिर असी आवांगे। जी ओनरशिप तो लें, लेकिन मेरा ख्याल है जल्दबाजी बहुत उजलत ना दिखाएं कि ये तासुर कायम हो कि सुप्रीम कोर्ट की कोई सियासी वो है लीनिंग्स हैं। वो तहम्मुल से, जिस तरह अब तक बंदियाल साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने बहुत तहम्मुल का, बुर्दबारी का मुजाहरा किया है, और वो इसी तरह मेरा ख्याल है अगर आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा उनकी आवाम में पजीराई भी बढ़ती जाएगी, जैसे अब बढ़ चुकी है। इस वक्त आवाम जो हैं चीफ जस्टिस साहब के पीछे हैं। अगर कोई भी सर्वे करा लिया जाए तो इस वक्त उनकी रेटिंग बहुत हाई है, और उनको ये तासुर अपना कायम रखना चाहिए और मौका देना चाहिए हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन को कि वो जो उनका ऑर्डर है उस पर अमल करें। और अगर एक रीज़नेबल टाइम में वो अमल नहीं करते तो ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन वकला में तकसीम है, वकला में जो वज़ीर कानून हैं वो भी एक वकीलों की तहरीक के लीडर रहे हैं, बार काउंसिल्स को अपने साथ मिलाया हुआ है। बार काउंसिल्स जो हैं वो हुकूमत के तरफदारी कर रही हैं, जबकि जो बार एसोसिएशंस हैं जो कि ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव इदारे हैं वो अदलिया और आइन के मुताबिक जो है वो चीफ़ जस्टिस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें ये तकसीम भी देखनी चाहिए, वकला को भी गौर करना चाहिए कि अगर आइन जो है वो मुअत्तल हो जाता है, जुज़वी तौर पर ही सही, उसकी कुछ शिकों पे अमल नहीं होता, तो ये पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए अच्छा नहीं है। ख़ुद मेरा ख़्याल है जो छोटे सूबों की पार्टियाँ हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान जब आइन जो है उस पर अमल ना हो तो छोटे सूबों को पहुंचता है, उनके सियासी हकूक़ पे ज़द पड़ती है। मुझे लगता है कि जल्द ही पीपल्स पार्टी भी जो है वो ये इस राह से इनहराफ करेगी और वो कहेगी कि आइन जो है उसकी अमलदारी कायम होनी चाहिए। और अभी हमने देखा कि जरदारी साहब ने कहा कि गैर मशरूत मुज़ाकरात शुरू किए जाएँ, और ऐसी कुछ ख़बरें भी हैं कि पसे पर्दा मुज़ाकरात शुरू हुए हैं और कुछ गारंटीज़ मांगी जा रही हैं। मुसीबत ये हो गई है कि एक डेडलॉक है, जैसे भुट्टो साहब के दौर में अपोजिशन और भुट्टो साहब के दरमियान डेडलॉक हो गया था, और कुछ बैरूनी ममालिक हैं उन्होंने कुछ किरदार, भुट्टो साहब के ज़माने में तो जो डेडलॉक हुआ था वो तो एग्रीमेंट हो गया था। वो तो जनरल ज़ियाउल हक साहब ने उस वक्त आके शबखून मारा जब सियासतदानों का एग्रीमेंट हो चुका था आपस में, बाद डेडलॉक ख़त्म हो चुका था। उन्होंने तो आके फिर बड़ा सारा ताला लगाया कॉन्स्टिट्यूशन पर, छोटा सा नहीं, वो जो बड़ा नहीं, वो तो पुराने ज़माने का, वो हालात नहीं है, अब वैसा होना मुमकिन नहीं है। अब तो देखें जो अवाम है ना, अगर बड़े पैमाने पे, जैसे आपने इसराइल में देखा कि, और जैसे फ्रांस में देखा कि लाखों की तादाद में इश्तियाक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आपकी बात सही है, सही है आपकी बात अदनान जी। इश्तियाक साहब आप इस पे कह लें, लेकिन मेरा इसमें सवाल ऐड कर लें। पहले मुझे ये बताएं कि जो सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर है जो कोई कन्विक्ट नहीं है, और ये मीडिया उसकी तकरीर नहीं दिखाता, और ऑर्डर नहीं है कोई पैमरा का, एक हमें अजीब सा फ़ोन आता है कहीं से, उसके आप आगे लिखा होता है अननोन, और वो बस कहता है कि एज ए तकरीर चलाई ना तो ऐसी फटियाँ पान देंगे, और सारे अपनी फटियों को संभालने लग जाते हैं। देखें जब पैमरा ने पाबंदी लगाई थी ना, तो उसमें भी शमस महमूद मिर्ज़ा साहब जो जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने उस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया था, और उस केस को भी प्लीड मैंने किया था कि आज़ादी राय, लेकिन अभी तो पैमरा ने कोई ऑर्डर नहीं निकाला हुआ। इश्तियाक साहब कोई ऑर्डर नहीं निकला हुआ, लेकिन वो जो मशीनें कांपने लग जाती है जब खान साहब की तकरीर आती है तो यूं तुर्र शुरू हो जाता है। बात सिर्फ इतनी है कि किसी की मकबूलियत से खौफजदा नहीं होना चाहिए। असल मसला यहाँ पे ये है कि समझा ये जा रहा है कि कहीं ऐसी बातें जो हैं वो कोई किसी के इमेज को टॉर्निश करने के लिए की जाती हैं। दरअसल ये हकायक बताए जाते हैं, और उन हकायक से खौफजदा नहीं होना चाहिए। जो भी उससे खौफजदा होते हैं और किसी शख्स की आज़ादी राय पे वो ताले लगाए जाते हैं, उसको सलब किया जाता है, तो वो तो देखें उसका तो कोई हल नहीं। जब ये चैनल्स के मालकान जो हैं इस बात से खौफजदा होके
वो नशर ना करें कि हमारे नहीं, अगर वो कहें आगे कि हम आपका ये सारा जो भाई इश्तियाक साहब बात सुने ना, आप इसको इतना आसानी से ले रहे हैं, आप कमाल कर दिया आपने। तो भाई वो कहते हैं कि हम आके आपके कैमरे भी उठा के ले जाएंगे, हम आपका ये भी उठा के ले जाएंगे और आपकी तारें भी काट देंगे। तो फिर आदमी कहता है अच्छा चले पूरा नहीं दिखा सकते तो थोड़ा ही दिखा लें यार, कम से कम रहें तो सही कुछ दिखाने के लिए। अच्छा देखें, जितनी भी समी साहब मेरा ख्याल है ये सस्टेनेबल नहीं है, उसका उतना ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और लोग जो हैं वो अब बाशऊर हैं और लोगों को अब हर चीज का इल्म है। ठीक है इश्तियाक साहब और अदनान साहब, आप सही कह रहे हैं। अदनान साहब कह रहे हैं ये सस्टेनेबल नहीं है, आप कह रहे हैं लोग हैं, पता नहीं शऊर तो है लेकिन जो ताकत है उसके साथ मैं क्या करूं, मुझ में इतनी हिम्मत, मतलब मेरा दिल चाहता है कि मैं जहाँ जहाँ हम कोशिश जो भी कर सकते हैं हम कर रहे हैं एक कानून के हद में रह के, लेकिन हम तो मजलूम हैं, विक्टिम हैं। आज हमारा बंदा भी उठा लिया, हम कोई किसी को चैलेंज नहीं कर रहे, कभी कोई खिलाफ कानून बात भी नहीं की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी कुछ नहीं दिखाया। तो बस हमारी तो ये अर्ज़ है कि अगर हम कुछ खिलाफ़ कर रहे हो तो हमें बताइए। हम तो पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत जो पाकिस्तान के लोगों का हक़ है इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाई जाए, सिर्फ वो कर रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला सबको कायम रखे और इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी अगर ज़िंदगी रही तो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए, दो चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।